हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडल 6 पढ़ने वाले हैं यहाँ पे सोशल साइंस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, न्यू पैटर्न पे आधारित है। जिस तरह से आपके एग्जाम में 48 क्वेश्चंस आएंगे, उसी तरीके से इसमें मैं आपको 48 क्वेश्चन अरेंज किया हूँ। और आप भी कोशिश करना कि 48 ऑफ द 48 क्वेश्चन का मतलब आंसर सही देने के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को सोच लगा आखिर तक देखना। थोड़ा सा मैं फास्ट करूँगा, तो आप ना क्या करना, आप अपने कॉपी में जैसे कि 1 का आंसर आप सही 1 दे रहे हो तो 1 लिख देना, और अगर मैं 2 बताया तो इसको गलत करना, अगर बोला मैं 1 सही है तो फिर 1 यहाँ पे सही करना, और लास्ट में मुझे कमेंट करना कि 48 में आपका कितना सही मार्क्स आता है, ठीक है। तभी आपको अपने आप का अंदाजा हो पाएगा कि आप की तैयारी कितनी अच्छी चल रही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन के सामने हाजिर है, और वो है ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी। सब पढ़ा हुआ सवाल है, जाहिर सी बात है। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस, इटली, रूस, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, रूस, जर्मनी। तो ब्रेस्ट लिटोवस की संधि हुई थी रूस और जर्मनी के बीच। इसका आंसर डी सही होगा, ठीक है। अगला सवाल है कि 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? यानी कि 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच समझौता हुआ था, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। आप मुझे होमवर्क के रूप में कमेंट करेंगे कि वो कौन सा समझौता है जो फ्रांस और वियतनाम के बीच 1946 में हुई थी, ठीक है। ये आपके लिए सवाल है, ठीक है। चलिए इसका आंसर करेंगे आप, और कमेंट बॉक्स में करना, ये लेफ्ट में नहीं, कमेंट में। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग जो है कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के अधिवेशन में पारित हुआ था 1929 में, ठीक है। अगला सवाल है वल्लभ भाई पटेल यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि मिली थी किसान आंदोलन के दौरान, तो वो कौन सी किसान आंदोलन थी जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? और वो है बरदौली आंदोलन, ठीक है। सरदार वल्लभ पटेल को जो है बरदौली आंदोलन में किसान की सरदार की उपाधि मिली थी, ठीक है। आपके लिए एक होमवर्क फिर यहाँ पे रहेगा कि भारत के किस महान पुरुष को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? भारत के किस महान नेता को या महान पुरुष को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है, नीचे कमेंट करिए। जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसका नीचे कमेंट करेंगे, और अपना राय जरूर दीजिए कि आपको कितना सही हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1838 में, 1858 में, 1881 में, 1911 में। तो 5 का आंसर हो जाएगा 1881 में, ठीक है। 1881 से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आंसर इसका सी होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया था? पूंजीपति वर्गों के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया था? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, या कृषक वर्ग, या सभी? तो पूंजीपति वर्गों के द्वारा सभी, यानी कि सभी का शोषण किया गया था, ठीक है। सभी का, श्रमिक वर्ग को भी और मध्यम वर्ग और किसान, सभी का शोषण किया गया था। नाजायज मतलब उसको इस्तेमाल किया गया, मतलब काम ज़्यादा लेना, पैसा नहीं देना, इस तरह का बोलता है शोषण करना। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी? यानी कि वर्तमान में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो क्रांति आई है, ठीक है, तो वो सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? उस क्रांति को किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं हम लोग औद्योगिक क्रांति के नाम से। किसको जानते हैं? औद्योगिक क्रांति। फिर आपके लिए होमवर्क है कि आप मुझे कमेंट करेंगे औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? ये आपके लिए होमवर्क था। अगला सवाल है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990, 60, 70 या 80? तो आपको पता होगा भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई, ठीक है। अगला सवाल देखिए गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की, मतलब मैं जो सवाल करवा रहा हूँ ना मॉडल पेपर में, जो मैं अपने से मॉडल क्वेश्चन सेट करके जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप इतनी बात याद रखो कि इसी मॉडल सेट में से आपको पूरा सवाल मिलना है। मतलब एक ही मॉडल सेट नहीं, जितना भी मैं मॉडल सेट करवा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का या सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उन सभी को आप पढ़ लो। पूरी उम्मीद है 99% है कि क्वेश्चन इसी के अंदर से रहेगा, बाहर से नहीं जाने वाला, ठीक है। तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबल की छपाई की थी, बाइबल, ठीक है। आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। आप मुझे फिर एक होमवर्क करेंगे, सारा होमवर्क नोट करते जाएं। ये बाइबल किस धर्म की किताब है? किस धर्म का मतलब ग्रंथ है? बाइबल एक ग्रंथ, जैसे कि कुरान बोला जाता है ना, तो कुरान है मुस्लिम का, गीता भी है हिंदू का, ठीक है। तो बाइबल किस धर्म की किताब है? तो आप इसका भी मुझे कमेंट करेंगे। विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? भारत में, जापान में, चीन में, अमेरिका में? विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत हुई थी चीन में हुई थी। कहाँ हुई थी?
चीन में हुई थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है? बहुत बार पढ़े आप, बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, फास्फोरस। तो एंड्रीन है जो मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला एक रसायन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? और वो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्सेनिक। क्या हो जाएगा? आर्सेनिक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? संविधान की धारा 21 का, आपको इसमें धारा 2 पढ़ना है, 19, 21, ये 2 धारा इम्तिहान में मिलता है। फिर आपको मैं होमवर्क देने वाला हूँ, सब होमवर्क नोट करके लाना और एक एक बार सबको एक ही कमेंट में, एक ही कमेंट, 12 बार कमेंट मत करना, एक ही कमेंट लिखना, पूरा होमवर्क बता देना और आप कितना बनाए हो, ठीक है। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन्य जीवों, वन्य नहीं होगा, वन्य होगा, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ठीक है। ये आंसर हो गया। आपको होमवर्क है कि धारा 19 जो है किससे संबंधित है? धारा 19 किससे संबंधित है? बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, ठीक है। अगला सवाल है जी, जो एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग करते हैं? बहुत हल्का सवाल, और एल्यूमिनियम का अयस्क का नाम यहाँ पे दिया हुआ, देखो बॉक्साइट, लोहा। तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट अयस्क का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है? किस राज्य में? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में या मेघालय में? तो 16 का आंसर हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। ओके, अगला सवाल देखें, निम्न से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? सब कौन जो है वो छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग। तो इसमें सबसे छोटे पैमाने का उद्योग वो खिलौना उद्योग लग रहा है ना। 17 का क्या आंसर होगा? सी, लग नहीं रहा बल्कि कंफर्म है। अगला सवाल है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? 10, 7, 15, 15, 5। तो 18 का जो आंसर होगा 7। देश में 7 जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। अगला सवाल देखिए, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6283 किलोमीटर। 6283 किलोमीटर, ठीक है। क्या इसका आंसर होगा? ए होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला जी, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? है ना, यानी कि तल चिन्ह होता है जिसकी सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? स्थानीय ऊंचाई या विशेष ऊंचाई या समुच्च रेखा या त्रिकोणमितीय ऊंचाई। तो 20 का जो आंसर होगा वो होगा स्थानीय ऊंचाई। क्या होगा? स्थानीय ऊंचाई होगा, ठीक है। अगला सवाल है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? मतलब लैंगिक विभाजन का मतलब स्त्री पुरुष के बारे में जब बात करते हैं तो स्त्री पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान करना देने का अधिकार। तो ये तो लिंग के आधार पर जो होता है वो समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, मतलब स्त्री ये काम करेगी, पुरुष ये काम करेगा, स्त्री ये नहीं कर सकती, ये सब जो है समाज के द्वारा जो दी गई हैं भूमिकाएं हैं, ये असमान भूमिकाएं हैं कि मर्द कर सकता है, औरत नहीं कर सकती, स्त्री कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। ये है असमान भूमिकाएं। तो ये लैंगिक विभाजन की बात किया था इसमें। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? हाँ, तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। बिल्कुल सही करता है। या एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता कभी नहीं, एक धर्म को राजकीय धर्म कभी बनाता ही नहीं है संविधान, है ना। चलिए, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं, देखो उल्टा बोल रहा, लोगों को हर धर्म मानने की आज़ादी है, तो ये भी गलत हो गया। महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव, अरे नहीं यार, महिलाएं तो यहाँ बहुत मतदान करती हैं, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। अगला सवाल है कि सत्ता में साझेदारी है, सही है? क्यों सही है? यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी करती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो जो सत्ता होता है ना, जो सत्ता में साझेदारी जरूरी है क्योंकि यह विविधता को अपने में क्या करते हैं? समेट लेती है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। यह विविधता को अपने में समेट लेती है। एक मिनट यार, ये क्या हो गया? ओके, तो इसका आंसर ए हो गया। कहाँ गया? हाँ, इसका आंसर क्या होगा?
सत्ता में साझेदारी जरूरी है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, ये हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना था? तो आपको पता है 1975 जो वर्ष है देश में आपातकालीन के लिए जाना जाता है, देश में आपातकालीन के लिए जाना जाता है। इसका आंसर क्या होगा? 24 का आंसर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, देश में आपातकालीन के लिए जाना जाता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता होगा जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला है नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना जो है वो किन राज्यों से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो 26 नंबर सवाल का जो आंसर होगा वो होगा डी, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये है नर्मदा घाटी परियोजना। अगला सवाल देखिए जी कि निम्न से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? किसे लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? सरकार, न्यायपालिका, संविधान या राजनीतिक दल को? तो लोकतंत्र का प्राण जो है राजनीतिक दल को माना जाता है। ठीक है, अगला है दल बदल कानून अधिनियम किस पर लागू होता है? दल बदल कानून अधिनियम, बहुत बार सवाल पढ़े कि दल बदल कानून अधिनियम सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। किस पर होता है? सांसदों और विधायकों पर। अगला जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? 1992 में, 99 में, 2003 में, 2000 में। तो जनता दल JDU पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1999 में। ठीक है, आंसर इसका बी होगा। अगला सवाल है कि लोकतंत्र निम्न से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन आते हैं? सेवा, कृषि, औद्योगिक या तो फिर इनमें से सभी? तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि क्षेत्र जो आता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, आंसर इसका भी होगा। ये सेवा क्षेत्र है वो 3rd नंबर पे है और ये जो औद्योगिक क्रांति है वो औद्योगिक क्षेत्र है वो 2रा नंबर पे आता है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है, अधिक होती है, वह देश क्या कहलाती है? जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होगी उस देश को क्या कहेंगे? उस देश को विकसित बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विकसित देश। ओके, चलिए अगला सवाल है बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? बिहार के कौन सा जिला है जो जहाँ प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? तो वो हो जाएगा आपका पटना। पटना यहाँ पे चाहिए। और अगर इस राज्य में पूछा जाए राज्य में कौन सा, भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा है, और वो आपको पता है गोवा है, और सबसे कम है तो वो बिहार है। अब बिहार में पटना में सबसे ज़्यादा राष्ट्र प्रति व्यक्ति आए हैं। अगला सवाल देखिए भारत का केंद्रीय बैंक किसको बोलते हैं? भारत का केंद्रीय बैंक बहुत ही इजी जी यहाँ पे सवाल है। भारत का केंद्रीय बैंक बोलते हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसको बोलते हैं? RBI को। RBI को केंद्रीय बैंक बोला जाता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले कब हुआ था? तो व्यावसायिक बैंकों का सबसे पहले जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। कब हुआ था? 1969 में। उसमें इस टाइम जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आपका ये फिर होमवर्क रहेगा एक कि RBI का रजिस्ट्रेशन कब हुआ था? RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ठीक है, RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगला सवाल है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत या सभी? मुख्य स्रोत। तो इस ऑप्शन में अगर देखा जाए तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे होता सूर्य तो फिर हमारा सूर्य आंसर होता है, लेकिन यहाँ पे सभी तो सभी आता होगा। ठीक है, अगला सवाल है इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 36 का क्या आंसर होगा? डी होगा, इनमें से कोई नहीं। बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन? इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो ये देखो ये सब विदेशी कंपनी है, सैमसंग भी विदेशी, कोका कोला सब के सब क्या है? विदेशी कंपनी। बहुराष्ट्रीय मतलब अपने देश का है ना, तो यहाँ पे सब देख रहे हैं सब के सब क्या है? विदेशी कंपनी। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। कभी कभी यही सवाल देता है और एक सवाल ऑप्शन देता है यहाँ पे डाबर करके बोलता है। डाबर आपको मतलब हिंदुस्तान का ही है, भारत का देश, हमारे देश का है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? और वो है 15 मार्च को। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा ये जो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है ना ये विश्व स्तर पे, ठीक है, विश्व स्तर पर उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। आपका फिर एक होमवर्क है, देखिए कितना पंचे होमवर्क हो गया। आपको बताना भारत में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? भारत में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? भारत में ये जो डेट है ना 15 मार्च, ये विश्व पे वर्ल्ड में विश्व स्तर पर जो है उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन भारत में उपभोक्ता दिवस मनाने का डेट कुछ अलग है। आपका फिर ये होमवर्क रहा, कमेंट करेंगे। ठीक है, ओके। सुनामी का प्रमुख कारण क्या था? सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है? तो आपको पता है सुनामी का जो प्रमुख कारण है वो जाहिर सी बात है समुद्र में
भूकंप आना है ना, समुद्र में भूकंप आना, यही तो सुनामी का प्रमुख कारण है। सुनामी चूंकि समुद्र में ही आता है, इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला सवाल देखें कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं। तो भूकंप केंद्र, अधिक केंद्र या केंद्र, तो पृथ्वी पर स्थित केंद्र को बोलते हैं ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, अधिक केंद्र। भूकंप के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर जो केंद्र को बनता है उसको बोलते हैं अधिक केंद्र। और जहाँ भूकंप जन्म होता है ना, जहाँ पे भूकंप का जन्म होता है उसको भूकंप केंद्र बोलते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त साधन है। संस्थागत वित्त साधन कौन है, व्यापारी, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक या महाजन। तो इसका क्या आंसर होगा, व्यावसायिक बैंक। इनमें से कौन संस्थागत वित्त साधन है, तो व्यावसायिक बैंक जो है संस्थागत वित्त का साधन है। भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, भारत के किस शहर को वित्तीय राजधानी कहते हैं, और वो है जी मुंबई। मुंबई को वित्तीय शहर कहा जाता है, वित्तीय शहर की राजधानी। आप किस राजधानी को, भारत की है ना, भारत की वित्तीय राजधानी बोला था, मुंबई को वित्तीय राजधानी बोला था, मुंबई शहर को। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है, अच्छा, बीमारू राज्य कौन नहीं है, तो बिहार तो है बीमारू राज्य, क्योंकि बीमारू का स्पेलिंग आप याद रखो, BIMARU, बीमारू, BI से बीमारू, बिहार हो गया, M से हो गया मध्य प्रदेश हो गया, AR से अरुणाचल प्रदेश हो गया, सॉरी MA से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान हो गया, U से उड़ीसा हो गया। तो यहाँ पे देखो मध्य प्रदेश है, कर्नाटक तो नहीं है, उड़ीसा है, तो ये हो गया कर्नाटक जो है वो बीमारू राज्य नहीं है। वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं, वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने, 1 2 3 5 4, तो वैश्वीकरण के मुख्य जो है 5 अंग है। ओके, अगला है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। ओके, तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी, 1986 में, याद होगा आपको। तो चलिए बहुत ही फास्ट हम लोग करने वाले हैं और बहुत जल्दी खत्म कर रहे हैं। स्वर्ण भूषण यानी कि सोना वाला जो ज्वेलरी बनता है, परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए, जांचने के लिए कि सोना अच्छा है या नहीं है, सही कैरेट है कि नहीं, तो एक मान्यता प्राप्त चीज है, उसको बोलते हैं हॉलमार्क। क्या बोलते हैं, हॉलमार्क बोला जाता है। अगला सवाल है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदी में जो बाढ़ आता है सबसे प्रमुख कारण क्या है, जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी की तली में अवसाद, सबसे प्रमुख कारण क्या है। हालांकि सब देखो, वर्षा की अधिकता भी, जल की अधिकता भी, नदी की तली में अवसाद हो जाना। तो नदी में बाढ़ आने के कारण कि जल जब बढ़ जाएगा ना तभी ज़्यादा बाढ़ आएगा। ये ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट कारण यहाँ पे है, ठीक है। देखो अगर वर्षा अधिक होता है तो नदी में अगर कंट्रोल रहता है पानी, है ना, तो बाढ़ नहीं आएगा। नदी बोला का नदियों में बाढ़ आना, सवाल क्या बोला, नदियों में बाढ़ आने का क्या कारण, बाढ़ आने का नहीं बोला, नदी में बाढ़, तो जल अधिकता जब हो जाएगा ना तो नदी में बाढ़ आ जाएगा। अगला सवाल है कि इलाज, हाँ, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आपको पता है भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि पूंजीवादी और निजीवादी जो बोलते हैं ना, वो दोनों मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिला होता है इसमें, इस अर्थव्यवस्था में, भारत में, इसलिए भारत को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स इकोनॉमिक्स। शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है, एक होमवर्क फिर आपसे यहाँ पे बनेगा। शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है, सेबी, ठीक है। आपको बताना है SEBI, सेबी का फुल फॉर्म बताना, फुल फॉर्म, सेबी का फुल फॉर्म बताना है। और सेबी का हेड क्वार्टर कहाँ है, मतलब सेबी का मुख्यालय कहाँ है, सेबी का हेड क्वार्टर कहाँ है, सेबी का मुख्यालय कहाँ है, ये आपका होमवर्क रहा। तो आप देखो होमवर्क को जरूर कमेंट करना, ठीक है, जरूर कमेंट करना। तो इस तरह से आपका यहाँ पे 48 क्वेश्चन क्लियर हो गया, बहुत कम टाइम में, 20 मिनट के अंदर मैं आपको करा दिया हूँ। तो जो बंदे देखे हैं, करेक्ट आंसर किए हैं, तो मुझे कमेंट करेंगे। और हाँ, मैं जितना होमवर्क दिया हूँ तो आप प्लीज़ उस होमवर्क को कमेंट जरूर कीजिए, है ना, ताकि बंदा बहुत से स्टूडेंट जिसको नहीं समझ आ रहा तो वो भी उससे फ़ायदा ले पाएगा, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके होमवर्क का मुझे इंतजार रहेगा। और आप ये भी करेंगे कि कितना सही बनाएं, और लाइक वाइक तो खैर करते रहिए। और जो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि इस चैनल पे 6 बजे सुबह क्लास चलती है, 9 बजे सुबह क्लास चलती है, 12 बजे दिन में क्लास चलती है, 3 बजे दिन में क्लास चलती है, और 6:30 बजे शाम को क्लास चलती है, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो को यहाँ पे करता हूँ लास्ट। ओके बाय, डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।